ईरान युद्ध में भले ही सीज फायर का दावा कर दिया गया हो, लेकिन ईरान का दावा है कि सीज फायर के कुछ घंटों बाद ही ईरान की तेल रिफाइनरी और गैस ठिकानों पर हमले शुरू हो गए। ईरान ने भी पलटवार करते हुए दावा किया कि उसने सऊदी अरब, कुवैत, यूएई और इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। इधर रूस ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर दावा किया कि होर्मुज ईरान का परमाणु हथियार बन चुका है। ऐसी स्थिति में सवाल यह उठ रहा है कि क्या 14 दिन बाद ईरान युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा? सीज फायर की आड़ में सबसे खौफनाक युद्ध की तैयारी। लगभग 40 दिन के युद्ध के बाद जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के साथ 14 दिन का सीज फायर किया है, असल में वो 14 दिन का सीज फायर से ज्यादा रिचार्ज युद्ध की तैयारी साबित हो रही है। दावा किया जा रहा है कि सीज फायर के ऐलान के लगभग 10 घंटे के अंदर ही ईरान की तेल रिफाइनरी और सीरी द्वीप पर हमला करके अमेरिका और इजराइल ने एक तरह से सीज फायर तोड़ दिया है। खुद ईरान ने आरोप लगाया है कि सीज फायर के बाद अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ठिकानों पर हमला किया है। दावा तो यहां तक किया गया है कि ईरान ने पलटवार करते हुए सऊदी अरब, बहरीन, यूएई और इजराइल के ऊपर भी मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे 40 दिन से ईरान युद्ध अमेरिका और इजराइल के लिए नासूर बन चुका है और क्यों अमेरिका ईरान के यूरेनियम को छीनते छीनते यू टर्न मारकर वापस भागने को मजबूर हुआ है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस सीज फायर का सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका और इजराइल को ही रणनीतिक रूप से होता दिख रहा है, क्योंकि अभी भी ईरान का यूरेनियम बचा हुआ है। अभी भी ईरान का पूरा कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बना हुआ है। अभी भी ईरान की मिसाइल पावर जबरदस्त तरीके से पलटवार कर रही है। 14 दिन का सीज फायर नहीं, 14 दिन का रिचार्ज युद्ध शुरू। क्या वाकई में 40 दिन तक ईरान पर हमला करने वाले अमेरिका और इजराइल 14 दिन के सीज फायर के बाद ईरान पर हमला नहीं करेंगे, या फिर इन 14 दिनों में अमेरिका और इजराइल नए सिरे से ईरान पर भीषण हमले की तैयारी करेंगे, या पश्चिम एशिया में मौजूद कतर, सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, कुवैत में अमेरिका अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने में इस्तेमाल करेगा। जो खबरें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। दावों के मुताबिक अभी तक अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर 13,000 से ज्यादा हमले किए। इसमें निश्चित तौर पर ईरान की सैन्य क्षमता काफी कमजोर हुई है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो घुटने टेक दे। उसके भंडार में अभी भी सैकड़ों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की क्षमता बनी हुई है। ईरान ने 40 दिन के युद्ध में साबित कर दिया है कि ईरान को हवाई हमलों से हराना आसान नहीं, लेकिन अगर जमीनी हमला ईरान पर होता है तो फिर ईरान के साथ ऐसी खूनी जंग होगी जिसे रोकना अमेरिका और इजराइल के बस की बात नहीं रहेगी। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे 14 दिन के सीज फायर का फायदा अमेरिका और ईरान उठा सकते हैं। ये 14 दिन युद्ध विराम के कम और रणनीतिक तैयारी के ज्यादा लग रहे हैं। वर्तमान खुफिया रिपोर्टों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया जैसे CSIS और ISW की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की नई युद्ध रणनीति और उसके अगले संभावित कदम कुछ इस तरह हो सकते हैं। अब आप ये जान लीजिए 14 दिन के सीज फायर से ईरान को क्या क्या फायदा हो सकता है। एयर डिफेंस मजबूत करना आसान होगा, मिसाइल स्टॉक रीऑर्गेनाइज करना भी संभव होगा। चीन और रूस से टेक्निकल और इंटेल सपोर्ट बढ़ाने में 14 दिन ईरान के लिए काफी शानदार साबित हो सकते हैं। वहीं अमेरिका और इजराइल के लिए भी 14 दिन का सीज फायर रिचार्ज युद्ध साबित हो सकता है। ईरान पर अगली स्ट्राइक लिस्ट तैयार करना आसान होगा।
टारगेटिंग और इंटेल अपडेट करना आसान होगा। क्षेत्र में सैन्य पोजीशन मजबूत करना जैसे हॉर्मुज में मौजूदगी आसान हो जाएगी। वहीं ईरान अपनी बची हुई मिसाइलों को स्थायी ठिकानों की बजाय ट्रकों और मोबाइल लॉन्चर्स पर शिफ्ट कर रहा है। इससे इजरायली उपग्रहों के लिए उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। परमाणु ब्रेकआउट की कोशिश, विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इस 14 दिनों के पॉज का इस्तेमाल अपने यूरेनियम स्टॉक को और अधिक संवर्धित करने के लिए तैयार कर सकता है, ताकि वो वार्ता की मेज पर परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर सके। वहीं अमेरिका और इजराइल इंटेलिजेंस रिफ्रेश कर सकते हैं। जब युद्ध चलता है तो दुश्मन छिप जाता है। युद्ध विराम के दौरान जब ईरान की सेना मूवमेंट करेगी, तब अमेरिकी सैटेलाइट और इजरायली मोसाद उनके नए ठिकानों को पिन पॉइंट कर लेंगे। हथियारों के स्टॉक की भी बात कर लेते हैं। अमेरिका इजराइल को भारी मात्रा में बंकर बस्टर बम और इंटरसेप्टर मिसाइलें फिर से उपलब्ध करा रहा है, जो पिछले हमलों में खर्च हो चुके थे। अब 14 दिन में इसका दोबारा से रिचार्ज किया जाएगा। ये 14 दिन ईरान के नेतृत्व के भीतर डर पैदा करने के लिए है कि यदि वे 10 अप्रैल की वार्ता में नहीं झुके तो अगला हमला निर्णायक होगा। इसका डर दिखाया जा सकता है। इधर इन 14 दिन में ईरान सीधे युद्ध की बजाय अपने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जैसे हिजबुल्ला, हूथी और इराकी मिलिशिया को फिर से सक्रिय कर रहा है, ताकि इजराइल को कई मोर्चों पर उलझाया जा सके। ईरान हॉर्मुज को पूरी तरह से माइन यानी समुद्री बारूदी सुरंगों से भर सकता है। इससे न केवल तेल की आपूर्ति रुकेगी, बल्कि पश्चिम देशों के युद्धपोतों के लिए भी वहां से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। President Trump forged this moment. Iran begged for this ceasefire, and we all know it. As the President truth this morning, a big day for world peace. Iran wants it to happen. They've had enough. Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory on the battlefield. A capital V military victory. By any measure, Epic Fury decimated Iran's military and rendered it combat ineffective for years to come. दस अप्रैल 2026 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सीज फायर को लेकर अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच निर्णायक बातचीत हो सकती है। लेकिन ये 14 दिन दोनों पक्षों के लिए करो या मरो वाले साबित हो सकते हैं। देखिए कैसे। ईरान के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो इस समय का उपयोग अपने उन भूमिगत ठिकानों को सुरक्षित करने में कर रहा है जो अभी तक हमलों से बचे हुए हैं। अगर ईरान को लगता है कि उसकी सत्ता खतरे में है, तो वो सैमसन ऑप्शन यानी सब कुछ दांव पर लगा देना अपना सकता है, जिसमें वो अपने पास मौजूद हर घातक हथियार का उपयोग एक आखिरी हमले के रूप में कर सकता है। ईरान अपनी मिसाइलों को फिर से रीलोड करेगा और कमांड सेंटरों को जमीन के और गहरे हिस्सों में ले जाएगा, जबकि अमेरिका और इजराइल रीसप्लाई यानी हथियारों की आपूर्ति करेंगे और ईरान की हर हलचल पर पैनी नजर रखेंगे, ताकि 15वें दिन यदि हमला करना पड़ गया तो वे ईरान के नए ठिकाने को जानते हों। कुल मिलाकर ईरान की रणनीति अब सर्वाइव और सरप्राइज यानी बचना और अचानक हमला करना पर केंद्रित है। ईरान दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वो झुक नहीं रहा है, बल्कि बस अपनी ताकत बटोर रहा है। इन 14 दिनों के दौरान ईरान अपने भूमिगत परमाणु केंद्रों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर सकता है या फिर अंतिम तकनीकी प्रक्रिया पूरी कर सकता है। अगर 14 दिनों बाद वार्ता विफल होती है तो ईरान दुनिया के सामने ये कह पाएगा कि उसने शांति की कोशिशें की, लेकिन अमेरिका की शर्तें परमाणु कार्यक्रम का पूर्ण उसकी संप्रभुता के खिलाफ है। संभव है कि 10 अप्रैल के बाद चीन और रूस मिलकर ईरान के लिए एक नया सुरक्षा ढांचा पेश करें जो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देगा। We are not putting any trust on the other side, so our military forces are keeping their preparedness, they are keeping their vigilance to react to any scenario. But meanwhile, we will go for negotiations to see how serious the other side is. ईरान का परमाणु बम निकला हॉर्मुज, रूस के पूर्व राष्ट्रपति का बड़ा दावा। ताजा कूटनीतिक हलचल के बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव
पुतिन के करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव और क्रेमलिन के बयानों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। रूस ने न केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम का बचाव किया है, बल्कि हॉर्मुज को लेकर पश्चिम देशों को कड़ी चेतावनी भी दी है। रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान का ऐसा परमाणु हथियार बताया है जिसे सुनकर अमेरिका और इस्राएल को जबरदस्त मिर्ची लग गई है। दिमित्री मेदवेदेव ने बेहद तीखा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका और इस्राएल के इन हमलों के बाद अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है कि ईरान तिगुनी ऊर्जा के साथ परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करेगा। उनका तर्क है कि जब किसी देश के अस्तित्व पर संकट आता है, वो आत्मरक्षा के लिए चरम कदम उठाता है। दिमित्री मेदवेदेव का बयान इस ओर इशारा करता है कि रूस इस पूरे विवाद में ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है। उनका मानना है कि 10 अप्रैल की इस्लामाबाद वार्ता केवल एक पड़ाव है और असली खतरा 14वें दिन के बाद शुरू होगा। उनके इन बयानों ने पश्चिम देशों, खासकर अमेरिका के भीतर एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या रूस इस युद्ध विराम के दौरान ईरान को गुप्त रूप से सैन्य सहायता S-400 आदि पहुंचा रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईरान के परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी और इजरायली हमले अवैध हैं, विनाशकारी हैं और रूस इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले नहीं रुके तो ये पूरे यूरेशिया क्षेत्र के लिए परमाणु विकिरण का खतरा पैदा कर सकता है। रूस ने चेतावनी दी है कि यदि हॉर्मुज को सैन्य बल से नियंत्रित करने की कोशिश की गई तो ये वैश्विक तेल और गैस बाजारों में असंतुलन का महाविस्फोट होगा। रूसी बयानों के बाद अमेरिका और इजरायल में हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस ने ईरान को गोपनीय तरीके से उन्नत सैन्य उपकरण और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तकनीक मुहैया कराई है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव के बयान से संकेत मिलता है कि रूस इन 14 दिनों के युद्ध विराम का उपयोग ईरान की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में कर सकता है। कुल मिलाकर देखना होगा कि अगले 14 दिन तक क्या सीज फायर टिक पाएगा, क्योंकि ईरान का दावा है कि सीज फायर के ऐलान के 10 घंटे के अंदर ही उस पर हमला हुआ है। अब देखना होगा कि ईरान आगे कैसा और क्या फैसला लेता है। ईरान और अमेरिका में सीज फायर का ऐलान हुआ तो लेबनान में इजराइल ने नई जंग का आगाज कर दिया। लेबनान पर हुआ धुआंधार अटैक के बाद ईरान फिर भड़क गया। ईरान ने एक बार फिर होर्मुज गलियारे को बंद किया और इस तनातनी के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि सीज फायर की शर्तें कितने दिन टिकेंगी। जश्न मना रहा है ईरान, इजराइल में मातम। ट्रंप का वादा नेतन्याहू तोड़ेंगे। लेबनान की धरती एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर है। सीज फायर के बाद भी इजराइल रुकने को तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी बदले की आग में लगातार हमले कर रहा है। सवाल है, क्या ट्रंप के चक्कर में लेबनान हार रहा है इजराइल? सीज फायर के बाद भी क्यों हमला कर रहा है इजराइल? इस जंग में क्या है हिजबुल्लाह की भूमिका? क्या लेबनान पर अटक गई है ईरान की शर्त? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कहा है कि यूएस ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होता। इसके जवाब में ईरान ने कहा कि तेहरान किसी भी डील को तभी स्वीकार करेगा जब इजराइल लेबनान पर हमले रोक दे। पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ। डील के तहत सीज फायर को सभी फ्रंट पर लागू करने का
फैसला लिया गया, जिसमें लेबनान भी शामिल है। लेकिन नेतन्याहू ने लेबनान पर हमला रोकने से इनकार कर दिया। उधर हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया कि अगर इजराइल ने हमला किया तो वो जवाब देने से नहीं रुकेगा, लेकिन इजराइल की तरफ से हमले नहीं रुके। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने टायर और आसपास के इलाकों को टारगेट किया। सिडोन शहर को निशाना बनाया, जबकि बिन जब्बील के आसपास स्ट्राइक की। इससे पहले दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह तक पहुंचने वाली मदद को रोकने के लिए इजराइल ने नितानी नदी पर बने ब्रिज को उड़ा दिया था। हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी कि वो मध्यस्थ देशों को समझौता लागू कराने का मौका दे रहा है, लेकिन इजराइल ने हमले जारी रखे तो वो अगला कदम उठाएगा। इन चेतावनियों के बाद भी इजराइल के हमले नहीं रुके। लेबनान की मीडिया में दावा किया गया कि इजराइल ने बेरूत के इलाकों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिये को टारगेट किया गया। दावा किया गया कि ऑपरेशन रोर ऑफ द लायन के तहत लेबनान में आईडीएफ ने सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया। מהלומת פתע מאות מחבלי חיזבאללה במפקדות ברחבי לבנון. זוהי המכה המרוכזת הגדולה ביותר שסופג החיזבאללה מאז מבצע הביפרים. 10 मिनट में 100 कमांड सेंटर और हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। इसमें हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और हमले की योजना बनाने वाले मुख्य ठिकाने भी शामिल हैं। दावा है कि हमले में हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक रदवान फोर्स और एयर यूनिट को टारगेट किया गया। ये वो यूनिट है जिसकी तरफ से इजराइल में मिसाइल और ड्रोन अटैक को अंजाम दिया गया। आईडीएफ के मुताबिक उनका एक्शन कई हफ्तों की प्लानिंग और सटीक इंटेलिजेंस पर आधारित था। यहाँ टेल अवीव है, यहाँ पे कोई सायरन नहीं हो रही है। नॉर्थ में जो है हो सकती है, लेकिन अभी कोई सायरन वहाँ पे नहीं बजी है, क्योंकि हिजबुल्लाह जब अटैक करता है तो अक्सर नॉर्थ इसराइल पे करता है, क्योंकि वहां पर जो भी है, खासतौर से किरियात शमोना का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। वहां पे लोग जो है डिस्प्लेस हुए हैं, वहां पे लोग घरों में नहीं है। 10,000 से ज्यादा लोग जो है नॉर्थ से शिफ्ट हो चुके हैं। और दूसरी तरफ से लेबनान में भी काफी तबाही हुई है। 1.3 मिलियन पीपल यानी 13 लाख लोग जो है वो अभी तक बताया जा रहा है कि वो डिस्प्लेस हुए हैं। तो वहां पे जिस तरीके का ऑपरेशन चलाया जा रहा है, खासतौर से इस्राएली फोर्सेस की तरफ से, ऐसा लगता है कि शायद वो बहुत जल्द बंद नहीं होगा। हिजबुल्लाह इजराइल की सबसे बड़ी टेंशन है। यही ग्रुप है जो इजराइल के गाजा पर हुए हमले के बाद सबसे पहले एक्टिव हुआ था। अब वो इस ग्रुप को खत्म करना चाहता है, हिजबुल्लाह की ताकत को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। लेकिन सवाल है कि हिजबुल्लाह को इजराइल से लड़ने की ताकत कहां से मिलती है। हिजबुल्लाह लेबनान का एक ताकतवर शिया मुस्लिम राजनीतिक और लड़ाका ग्रुप है। इसे ईरान का फुल सपोर्ट है। And if the Israeli attacks continue against Lebanon, I'm sure it would complicate the situation and it would have some consequences. And we hope that everybody would observe the ceasefire in all its terms and aspects. इजराइल का दावा है कि वो आत्मरक्षा की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह को ईरान का प्रॉक्सी बताते हुए अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया है। 2024 के सीज फायर के बावजूद हिजबुल्लाह ने हथियार जमा किए और फिर खड़ा हो गया। हिजबुल्लाह ने मार्च में रॉकेट दागकर इजराइल को दोबारा जंग में घसीट लिया। इजराइल का इरादा हिजबुल्लाह को पूरी तरह से हथियार विहीन करना है और यही वजह है कि इजराइल हिजबुल्लाह के रॉकेट स्टॉक, कमांड सेंटर, फाइनेंशियल नेटवर्क पर टूटा पड़ा है। इजराइल दक्षिणी लेबनान में सिक्योरिटी बफर जोन बनाना चाहता है ताकि 8 अक्टूबर 2023 जैसी स्थिति पैदा ना हो। Oh my God! इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह लेबनान की सेना और सरकार के बाहर है, जो उसके काबू में नहीं है। इसलिए हिजबुल्लाह को काबू में करने के लिए इजराइल को आगे आना पड़ेगा।
इजराइल ने अब तक हिजबुल्लाह के 3500 से ज्यादा टारगेट्स पर हमले किए हैं, जबकि 1000 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों को मारने का दावा किया है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में कब्जे की लड़ाई को जारी रखने का ऐलान किया है। उधर हिजबुल्लाह ने भी अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया है। उसने कहा है कि वो ईरान का बदला ले रहा है। खमनेई की हत्या के बाद ये डिफेंसिव एक्ट था, लेकिन अब इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है, जिसका जवाब वो हर हाल में देगा। उधर सीज फायर के ऐलान के तुरंत बाद बहरीन के मनामा धमाके की आवाज सुनी गई। ईरानी ड्रोन अटैक की वजह से मनामा के पास सित्रा आइलैंड में आग लगी और धुआं उठने लगा। बहरीन ने इसे ईरान का युद्ध अपराध बताया और दावा किया कि सीज फायर के बाद भी उनकी जमीन पर हमला हुआ। दावा है कि सीज फायर के बाद भी गल्फ में 2 जगह ईरान ने टारगेट किया। बहरीन में मनामा और सऊदी अरब में जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन अटैक हुए। गल्फ में हमलों के बाद सवाल और बड़े हो गए हैं। क्या ईरान सीज फायर का पालन कर रहा है या बैकडोर से जंग जारी है? बहरीन और सऊदी अरब ने साफ आरोप लगाया है कि सीज फायर के बावजूद उसकी जमीन पर हमला हुआ। यानी एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ ड्रोन और मिसाइल। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या ये पूरी कहानी ट्रंप के प्लान से जुड़ी है? ट्रंप ने दावा किया था कि 2 हफ्ते में हालात कंट्रोल में होंगे, लेकिन जमीन पर जंग फैलती गई। इजराइल सीज फायर नहीं मान रहा, ईरान शर्तें जोड़ रहा है और हिजबुल्लाह हमले आगे बढ़ा रहा है। तो सवाल है कि क्या ट्रंप का प्लान फेल हो गया? और यहीं पर एंट्री होती है बेंयामिन नेतन्याहू की। नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि लेबनान पर सीज फायर लागू नहीं होता। मतलब इजराइल इस जंग को अपनी शर्तों पर लड़ रहा है। उसका फोकस क्लियर है, हिजबुल्लाह